हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग BEE यानी बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको चार्ज के बारे में, वोल्टेज के बारे में, करंट के बारे में, फिर उसके साथ साथ जो है हमारे मैंने आपको पोटेंशियल यानी विभव के बारे में बताया था। उसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में बताया था। इसके साथ साथ रेजिस्टेंस क्या होता है इसको भी मैंने बताया था। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को बताने से पहले मैं एक बार रेजिस्टेंस होता क्या है यह आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने आप में यानी स्वयं में धारा के फ्लो होने का विरोध करे, उसे हम लोग पदार्थ का रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस की ये प्रॉपर्टी होती है कि वह अपने आप में धारा के फ्लो होने का क्या करता है, विरोध करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अब जो प्रतिरोध होती हैं उसको हम लोग किस तरह से जोड़ सकते हैं। जो प्रतिरोध का सिंबल होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह से दोस्तों प्रतिरोध का सिंबल होता है। ये हमारा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का ये सिंबल होता है। अलग अलग टाइप के प्रतिरोध होते हैं। ये एक रेजिस्टेंस का सिंबल है। अगर मैं कुछ इस तरह से बना दूं तो ये अलग टाइप के रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ये हमारा फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है। तो ये रेजिस्टेंस को ही हमको देखना है कि किस किस प्रकार से रेजिस्टेंस को हमको जोड़ना होता है। तो रेजिस्टेंस को दोस्तों जोड़ने के 3 मेथड होते हैं। एक श्रेणी संयोजन, दूसरा समांतर संयोजन, तीसरा मिश्रित संयोजन। श्रेणी संयोजन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, समांतर संयोजन को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं और मिश्रित संयोजन को हम लोग कंपाउंड कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो एक एक करके हमको तीनों के बारे में देखना है। तो सबसे पहले हम लोग श्रेणी संयोजन के बारे में देखेंगे कि श्रेणी संयोजन क्या होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग श्रेणी संयोजन। तो यहाँ पर दोस्तों श्रेणी संयोजन को इंग्लिश में हम लोग सीरीज संयोजन भी कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इस सीरीज संयोजन क्या होता है, जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ऐसे मान के चलिए कि हमारे पास ये 3 रेजिस्टेंस हैं, अलग अलग मान के हमने 3 रेजिस्टेंस लिया, ये R1 ओम का, ये R2 ओम का और ये R3 ओम का। तो दोस्तों जो भी रेजिस्टेंस होता है उसके 2 टर्मिनल होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है। इसी प्रकार से ये R2 रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है। इसी प्रकार से R3 रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है। तो यहाँ पर आप टर्मिनल का नाम दे सकते हैं, यह पहला, दूसरा, इसका ये पहला, ये दूसरा, इसका ये पहला और दूसरा। दोस्तों तो अब इसको जोड़ना क्या है, पहले रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल को दूसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से आप जोड़ दीजिए इस तरह से। इसी प्रकार से दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल को तीसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से आप इस तरह से जोड़ दीजिए। तो इसी तरह से हमारे रेजिस्टेंस जुटते हुए चले जाते हैं दोस्तों। और जब रेजिस्टेंस जुट जाते हैं तो इसको हम लोग सीरीज संयोजन कहते हैं। तो बिल्कुल आसान है रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना। ऐसे अगर आपके पास रेजिस्टेंस है तो इसको आप जोड़ते चले जाइए। अगर मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में और कुछ बताऊं तो रेजिस्टेंस की अपनी कुछ खास बातें होती हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात कि सीरीज सर्किट में जो हमको टोटल रेजिस्टेंस मिलता है वह जो परिपथ का सबसे अधिक रेजिस्टेंस होता है उससे भी अधिक मिलता है। तो इस बात को आप लिखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पहला ध्यान में रखना है कि सीरीज सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस का मान सर्किट के सबसे अधिक मान से ज़्यादा होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर ये मान लीजिए 4 ओम का है, ये 6 ओम का है और ये 8 ओम का है, तो जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हम लोग मान फाइंड करेंगे वह सबसे ज़्यादा से भी अधिक आएगा।
जो है सर्किट के सबसे अधिक मान से ज़्यादा है, यानी सीरीज सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस का मान सर्किट के सबसे अधिक रेजिस्टेंस से ज़्यादा यहाँ पर होता है, लिख लीजिए, ज़्यादा होता है। अगर दूसरी बात इसके बारे में अगर आपको मैं बताऊं दोस्तों, तो दूसरी बात आप जानते रहिए कि सीरीज सर्किट में या सीरीज संयोजन में हमारे धारा का मान क्या होता है, समान होता है, सेम होता है। यानी इसमें धारा का मान समान होता है, ये याद रखेंगे। तीसरी बात आपको याद रखना है कि जो हमारे जितने रेजिस्टेंस होते हैं सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, अलग अलग होता है। इसको आप लिखेंगे, यानी सभी प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। यानी सभी रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप क्या होते हैं दोस्तों, अलग अलग होते हैं। अगर रेजिस्टेंस अलग अलग हैं तो वोल्टेज ड्रॉप भी अलग अलग होगी। अगर रेजिस्टेंस सेम है तो सभी रेजिस्टेंस में सेम वोल्टेज ड्रॉप होंगे। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि सभी प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होते हैं, हमारे अलग अलग होते हैं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे कि सभी रेजिस्टेंस में होने वाला जो पावर लॉस होता है वह सप्लाई पावर के बराबर होता है। तो इसको भी आप लिखेंगे, सभी प्रतिरोध में होने वाला पावर लॉस क्या होता है, आपके सप्लाई पावर के बराबर होता है, सप्लाई पावर के बराबर होता है। यह मुख्य रूप से 4 बातें दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। किसके बारे में, सीरीज सर्किट में, सीरीज परिपथ के बारे में। यानी सीरीज सर्किट में टोटल प्रतिरोध का मान सर्किट के सबसे अधिक मान से ज़्यादा होता है। इसको आगे हम लोग देखेंगे सवाल के माध्यम से। उसके बाद दूसरी बात लिखी गई कि इसमें धारा का मान समान होता है, सभी प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होते हैं। अगली बात, सभी प्रतिरोध में होने वाले पावर लॉस सप्लाई पावर की क्या होती है, बराबर होती है। तो ये 4 बातें मुख्य रूप से आपको यहाँ पर लिखी गई है। इसको आप भी एज ए टीज मतलब जैसे लिखा गया उस तरह से नोट डाउन कर लीजिए और अपनी नोटबुक में इन सभी बातों को मेंशन करिए। आगे हम लोग देखेंगे कि अगर कोई रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में लगाए गए हैं तो उसमें हम लोग टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी टोटल रेजिस्टेंस का मान कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में देना है कि टोटल रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करने के लिए यह बात आपको जरूरी है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। सभी प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और एक चीज़ और यहीं से लिख सकते हैं क्योंकि सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग जो होता है वह भी सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। यानी इस रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, अगर सबको जोड़ देंगे तो सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो इसको आगे हम लोग सीखेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो इसके लिए मैं ये मिटा दूँगा आपको और देखेंगे कि सीरीज सर्किट में हम लोग कैसे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि ऊपर वाला ये फिगर आपको दिख रहा है, इसमें सभी रेजिस्टेंस किस में जुड़े हैं, सीरीज में। अगर सीरीज में जुड़े हैं तो इनको हमने क्या किया कि यहाँ पर V वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया दोस्तों। ये आप देखिए, इसको हमने V वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया। अगर इस पूरा परिपथ क्लोज होगा तो इसमें करंट भी हमारी बहेगी और I एम्पेयर की करंट सभी परिपथ में क्या होगी, या सभी रेजिस्टेंस में समान रूप से बहेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हमने V1 कह दिया। उसी तरह से R2 रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको V2 कह दिया। उसी तरह से R3 रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हमने V3 कह दिया। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज यहाँ पर आप जानते हैं वोल्टेज को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। और V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। और यही वोल्टेज क्या हो, अगर ड्रॉप हो जाए तब भी वह वोल्टेज ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वोल्टेज चाहे कहीं यूज हो, चाहे कहीं वोल्टेज का नुकसान हो जाए, वो वोल्टेज तो वोल्टेज ही होगा। तो वोल्टेज V बराबर I इंटू R के होता है, इसको आप जानते रहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप V1 लिखें तो V1 भाई किसके क्रॉस है, R1 रेजिस्टेंस के क्रॉस है। तो R1 का रेजिस्टेंस और इसमें बहने वाली करंट, ये I एम्पेयर की। तो यहाँ पर अगर आप V1 लिखें तो V1 बराबर क्या होगा,
I इंटू R1 के होगा। उसी तरह से अगर आप V2 लिखें, V2 बराबर किसके होगा, I इंटू R2 के होगा। उसी तरह से V3 लिखें तो V3 किसके बराबर होगा, I इंटू R3 के होगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। तो एक चीज़ जैसा कि आपको बताया गया है कि सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग जो होता है सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया गया कि सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग जो होता है वह सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है, यानी V बराबर V1 प्लस V2 प्लस क्या होगा, V3 होगा। दोस्तों ये चीज़ आपको पता होगा, न्यूमेरिकल में भी आपको करके या प्रूव करके दिखा दिया जाएगा कि सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग जो होता है सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। तो यहाँ पर V बराबर यानी यहाँ पर V सप्लाई वोल्टेज है और ये आपका क्या है, V1 और V2 और V3 ये क्या है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। तो यहाँ पर V बराबर आपने क्या लिखा, I इंटू R लिखा, I इंटू R लिखा दोस्तों। और V1 बराबर क्या लिखा, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। ये V2 बराबर प्लस V3 बराबर क्या होगा, I इंटू R3 के होगा। तो यहाँ से एक चीज़ अगर आप ध्यान में देंगे तो I इंटू R, यहाँ से सब में I है तो I आपकी कॉमन हो जाएगी, तो बचेगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस क्या होगा, R3 होगा। यह I से I कट जाएगा तो यहाँ पर R बचेगा, और इसी R को हम लोग RT कहते हैं, यानी ये टोटल हमारा रेजिस्टेंस होता है और किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होता है। इस RT को तुल्य हम लोग क्या कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं दोस्तों। तो ये टोटल रेजिस्टेंस आप जब भी सीरीज परिपथ में लगाएं या निकालें तो सभी प्रतिरोधों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग ये तुल्य प्रतिरोध का मान निकाल लिए, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग पावर को कैसे निकालते हैं। तो पावर निकालने के लिए हम लोग इसी में क्या कर देंगे, I स्क्वायर से गुणा कर देंगे। तो यह क्या हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू RT हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू R1 प्लस I स्क्वायर इंटू R2 प्लस I स्क्वायर इंटू R3 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि I स्क्वायर क्या हो, I स्क्वायर RT जो होता है, चूँकि यहाँ पर आप लिख लीजिए, चूँकि I स्क्वायर RT, सॉरी ऐसे लिखिए, I स्क्वायर R क्या होता है, ये आपकी पावर होती है दोस्तों, ये क्या होती, पावर होती है। तो टोटल रेजिस्टेंस और ये आपकी टोटल करंट है, इसलिए क्या है, आपकी सप्लाई पावर है। और जो सप्लाई पावर है सभी रेजिस्टेंस में जो हमारे पावर लॉस हो रहे हैं उसके योग के क्या होती है, बराबर होती है। तो ये भी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे कि जो पावर होती है सीरीज सर्किट में वह हमेशा एडिटिव नेचर की होती है, यानी जितने भी रेजिस्टेंस लगे होते हैं उसमें जो हमारा पावर लॉस होता है वह सप्लाई पावर के बराबर होता है। तो इतनी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। यानी सीरीज सर्किट में आप कैसे टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं, ये चीज़ आप जानते रहिए कि जो भी रेजिस्टेंस होते हैं उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है, जहाँ जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर हमने V1, V2, V3 की वैल्यू रख दी और V की वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट किया गया है, तो आपको टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ गया है। अब दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सीरीज सर्किट के बारे में, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। सीरीज सर्किट में अगर आप एक चीज़ ध्यान में देंगे तो इसको यहाँ पर नोट करके आप लिख सकते हैं नोट में, कि अगर मान लीजिए कि R ओम के हमारे पास क्या है, R ओम के N रेजिस्टेंस को सीरीज में अगर हम लोग जोड़ें, सीरीज परिपथ में जोड़ा जाए तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा दोस्तों, आप ध्यान में देंगे, टोटल रेजिस्टेंस R इंटू एन के बराबर होगा। यह आप ध्यान में देंगे कि अगर R ओम के N रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़े जाएं तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा, R इंटू एन के बराबर होगा। इसको और कैसे हम लोग समझ सकते हैं, तो यहाँ से मैं आपको एक सवाल लेकर बता दूं कि जैसे R ओम का मतलब कोई सेम मान के हम लोग रेजिस्टेंस ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3
मान लीजिए 4 है, तो ये R ओम के हमने N के जगह मतलब 4 रजिस्टेंस लिया और 2-2 ओम के लिया। अगर हमको टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करेंगे तो इस फार्मूले के हिसाब से सबको जोड़ दें। यानी हमको टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 2 + 2 + 2 + 2, यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 ओम आएगा। लेकिन तो ये जो आपको फार्मूला या नोट में लिखाया गया R × N का मतलब R जो है ये रेजिस्टेंस का मान है और N संख्या उसकी, यानी कितनी रेजिस्टेंस है तो गुणे 4, तो यानी 4 दूना के 8 ओम। तो ये बड़ा आसान एक रूल होता है दोस्तों, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। इस नियम का प्रयोग आप जो है ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि सीरीज संयोजन क्या होता है यह आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको सीरीज सर्किट के बारे में कुछ चीज़ें बता दूं या जो बताया उसको रिवीजन कर दूं कि सीरीज सर्किट में जो हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान आता है, सर्किट के जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है उससे भी अधिक आता है, पहली बात। दूसरी बात आप ध्यान देंगे कि सीरीज सर्किट में करंट का मान क्या होता है, समान होता है, चाहे जितने रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दें सब में करंट का मान क्या होता है, सेम होता है। तीसरी बात, सीरीज सर्किट में जो भी हमारे रेजिस्टेंस होते हैं उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वह अलग अलग होते हैं और ये सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। चौथी बात कि जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं इसमें जो पावर लॉस होता है वह सप्लाई पावर के क्या होती है, बराबर होती है। तो ये 3-4 मुख्य रूप से बातें होती। एक और बात मैंने नोट में आपको यहाँ पर लिखवा दिया कि R ओम के N रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाए तो टोटल रेजिस्टेंस का मान कितना होगा, R × N होगा। तो इतनी दोस्तों आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी टोटल रेजिस्टेंस की गणना या कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं यहाँ पर आपको करके दिखाया गया है। अब हम लोग देखेंगे पैरेलल सर्किट यानी समांतर परिपथ के बारे में। तो इसके लिए हम इसको रब कर देते हैं पहले और समांतर परिपथ के बारे में देखते हैं। समांतर परिपथ भी बिल्कुल आसान होता है दोस्तों। आप सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे समांतर संयोजन, समांतर संयोजन यानी पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट। अब समांतर संयोजन कैसे होता है दोस्तों, अगर मैं बताऊं आपको तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास कोई 3 रेजिस्टेंस है। मान लीजिए हमने 1, 2 और 3, ये अलग अलग मान के हमने 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 ले लिया। जैसा कि आपको बताया गया है कि जो भी रेजिस्टेंस होते हैं उसके 2 सिरे होती हैं, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। समांतर में कैसे ये जुड़ते हैं, पहले को एक साथ और दूसरे को एक साथ जोड़ देंगे तो आप ये सभी रेजिस्टेंस किस में जुड़ जाते हैं, समांतर में। इस तरह से दोस्तों समांतर में हम लोग जोड़ते हैं, यानी सभी रेजिस्टेंस के एक सिरे को एक साथ तथा दूसरे सिरे को एक साथ जोड़ दें तो सभी रेजिस्टेंस आपस में किस में जुड़ जाते हैं, समांतर में। और इसमें हमको 2 टर्मिनल फिर मिलता है, इन सबको जोड़ने के बाद एक टर्मिनल और इधर वाले जोड़ने के बाद एक टर्मिनल। आप इसका नाम भी दे सकते हैं A और B। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग टोटल इक्विवेलेंट निकालेंगे समांतर परिपथ के लिए। लेकिन तो समांतर परिपथ की जो खास बातें हैं वो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि समांतर परिपथ या पैरेलल सर्किट में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखना है। तो सबसे पहली बात याद रखेंगे आप जो है कि समांतर परिपथ में या पैरेलल सर्किट में जो हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान यानी तुल्य प्रतिरोध का मान आता है, परिपथ में सबसे छोटा जो रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम आता है। पहली बात इसी को आपको याद रखना है या इसको लिख भी सकते हैं। समांतर परिपथ में यानी पैरेलल सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस का मान परिपथ में सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी कम होता है। यानी टोटल प्रतिरोध का मान परिपथ के सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी क्या होता है, कम होता है। यानी पैरेलल सर्किट में टोटल प्रतिरोध यानी टोटल रेजिस्टेंस का मान परिपथ
परिपथ में सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी क्या होता है, कम होता है। पहली बात ही दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान में ये रखना है कि दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर कि सभी प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी सभी प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसको आप लिखेंगे सभी प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप समान होते हैं, वोल्टेज ड्रॉप समान होते हैं। तीसरी बात आप याद रखेंगे कि सभी प्रतिरोध में धारा का मान अलग अलग होता है। सभी प्रतिरोध में धारा का मान अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। और ये सभी धारा का मान जो अलग अलग होता है इसका योग सप्लाई धारा के बराबर होता है, तथा सभी धाराओं का योग जो होता है, धाराओं का योग सप्लाई धारा यानी सप्लाई करंट या सप्लाई धारा के बराबर होता है। सप्लाई धारा के क्या होता है, बराबर होता है। एक बात और इसके बारे में इम्पॉर्टेंट जो कि आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध में जो पावर लॉस होता है, इन सभी पावर लॉस का योग भी सप्लाई पावर के बराबर होता है। तो इस बात को भी आप लिख लेंगे कि प्रत्येक प्रतिरोध में पावर लॉस का योग सप्लाई पावर के क्या होता है, आपका बराबर होता है, बराबर होता है। तो ये चार बातें मुख्य रूप से दोस्तों आपको याद रखना है। अब यहाँ से एक चीज़, अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे तो लिखा गया है सभी प्रतिरोध में धारा का मान अलग अलग होता है। तो सभी प्रतिरोध में जब धारा का मान आपको अलग अलग कब होगा, जब इस सभी प्रतिरोध को आप जो है यानी जो भी हमारे पैरेलल में रजिस्टेंस संयोजित है इसको सप्लाई वोल्टेज से या कोई वोल्टेज सोर्स से आप लगाएंगे। तो ये चार बातें मुख्य रूप से आप ध्यान में देंगे कि पैरेलल सर्किट में टोटल रजिस्टेंस का मान परिपथ में सबसे कम मान के प्रतिरोध से कम होता है, सभी प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप समान होते हैं। तीसरा बात ये बात भी लिख सकते हैं सभी प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप समान होता है तथा ये सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। तो ये बात आप लिख लीजिए, तथा यह सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। ये सभी बातें आप जो है सवाल जब करेंगे तो आपको वहाँ पर सिद्ध हो जाएंगी। यानी सभी प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप समान होता है तथा यह सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। सभी प्रतिरोध में धारा का मान अलग अलग होता है तथा सभी धाराओं का योग सप्लाई धारा के क्या होता है, बराबर होता है। आगे प्रत्येक प्रतिरोध में जो पावर लॉस का योग होता है वह सप्लाई पावर के बराबर होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारे रजिस्टेंस समांतर में लगाए गए हैं इसका हम लोग तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, तो इसको आइए देखते हैं। तो दोस्तों तुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले इन सभी प्रतिरोधों को एक सोर्स के द्वारा जोड़ा जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको मैंने V वोल्ट के सोर्स के द्वारा इसको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। जैसे इसको सोर्स के द्वारा हम लोग जोड़ेंगे इसमें हमारे क्या होगी, करंट बहेगी। ये हमारे V वोल्ट है तो ये करंट यहाँ से जाएगी। तो यहाँ पर देखिए तीन रास्ते मिल गए, कुछ करंट हमारे इधर जाएगी, कुछ इधर, कुछ इधर। तो इधर आप नाम दे सकते हैं कि ये I1 करंट है, ये I2 करंट है और ये क्या है, I3 करंट है। ये तीनों करंट आकर पुनः यहाँ पर मिल जाएगी और यहाँ से तीनों का योग जो होगा फिर I के बराबर होगा। तो ये चीज़ें आपको बताया गया, पीछे लिखाया भी गया कि प्रत्येक ब्रांच में जो धारा होती है उसका योग सप्लाई धारा के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये चीज़ें आप यहाँ से लिख सकते हैं। परंतु एक चीज़ और आप क्या लिख सकते हैं, I बराबर दोस्तों आप जानते हैं I बराबर क्या होता है, I बराबर V बटे क्या होता है, R होता है। I बराबर क्या होता है, V बटे R होता है।
क्योंकि ओम के नियम के अनुसार V बराबर आपको पीछे बताया गया, V बराबर क्या होता है I इंटू R होता है। तो यहाँ से I बराबर क्या लिख सकते हैं, V बटे R लिख सकते हैं। तो यहाँ पर I बराबर V बटे R होगा, जहाँ I क्या है हमारी टोटल करंट, आप I क्या लिख सकते हैं टोटल करंट, और V क्या होता है ये टोटल वोल्टेज या हमारे सप्लाई वोल्टेज भी आप इसको कह सकते हैं। जहाँ आप इसको आप लिख सकते हैं, जहाँ I क्या है हमारी टोटल, इसको इस तरह से आप लिख लीजिए, I क्या हमारी टोटल करंट है। उसी तरह से I1 बराबर दोस्तों क्या होगा, I1 बराबर क्या होगा, वोल्टेज तो सभी में समान रहेगा, यानी V बटे R1 के होगा। उसी प्रकार से I2 बराबर किसके होगा, V बटे R2 के होगा। और उसी प्रकार से I3 बराबर किसको होगा, V बटे R3 के होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा, यहाँ पर वोल्टेज होगा, और सभी वोल्टेज जो होगा सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। आप इसको चाहे तो सवाल में प्रूफ भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर वोल्टेज V1 है, यहाँ पर वोल्टेज आपका V2 है, और यहाँ पर वोल्टेज मान लीजिए V3 है। तो ये सभी वोल्टेज दोस्तों आपस में बराबर होते हैं, यानी V1 बराबर V2 बराबर किसके, V3, और ये किसके बराबर होता है, सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। पैरेलल परिपथ में आपको ये ध्यान देना है कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होते हैं, समान होते हैं, परंतु करंट अलग होती है। तो यहाँ पर करंट को आपने जैसे लिखा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I बराबर आपने दोस्तों बताया कि I बराबर V बटे क्या होता है, V बटे क्या होता है R। उसी प्रकार से I1 बराबर क्या बताया, V बटे R1 प्लस I2 बराबर V बटे R2 प्लस I3 बराबर V बटे R3 के होगा। तो अब यहाँ से एक चीज़ आप लिख सकते हैं, V बटे R बराबर, ऊपर सब में V है तो V को आप कॉमन ले सकते हैं। अब बचेगा क्या दोस्तों, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। यह V से V आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ऐसे आप जो है तुल्य प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं, जहां यह क्या हमारा टोटल रेजिस्टेंस होता है। तो पैरेलल परिपथ में टोटल रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, जो है सबको 1 के बटे में लिखकर आप उसको फिर जैसे भिन्न का जोड़ आप हल करते हैं, इसको हल करेंगे, और ये 1 बटे RT है तो इसको फिर पलट देंगे तो आपको टोटल एक्चुअल में कितना सर्किट का प्रतिरोध है यह निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग टोटल प्रतिरोध की गणना करते हैं। तो उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग एक चीज़ और सीखेंगे कि जब हमारे पास N, जैसे R ओम के N रजिस्टेंस को हमने सीरीज में जोड़ा था तो टोटल प्रतिरोध हमने देखा था, उसी प्रकार से R ओम के N रजिस्टेंस को जब हम समांतर में जोड़ेंगे तो टोटल प्रतिरोध कितना आएगा, इसको हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो इसको देखने से पहले एक चीज़, आप जो है ये टोटल रजिस्टेंस आपने गणना कर लिया। अब जो है अब इसके बाद पावर की भी आप कैलकुलेशन यहीं से कर सकते हैं। पावर निकालने के लिए यहाँ पर V स्क्वायर से आप क्या कर दीजिए, इसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो V स्क्वायर अपन क्या होगा, RT बराबर V स्क्वायर बटे क्या होगा, R1 प्लस V स्क्वायर बटे R2 प्लस V स्क्वायर बटे क्या होगा R3। तो ये आपकी पावर हो जाएगी, क्योंकि पावर बराबर जो होता है दोस्तों क्या होता है, I स्क्वायर इंटू R, या पावर बराबर V इंटू I होता है, या V स्क्वायर अपन क्या होता है, R होता है। तो ये पावर है, ये क्या हो गया हमारे पावर के लिए फार्मूला, जो कि अलग प्रत्येक रजिस्टेंस में जो पावर लॉस हो रहा है वह सप्लाई पावर की क्या होगा, बराबर होगा। अब इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको नोट में लिखवा दे रहा हूँ, यहाँ पर नोट में आप लिख सकते हैं कि अगर R ओम के N रजिस्टेंस को समांतर में जोड़ा जाए तो हमारा तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा। ऐसे आप लिख सकते हैं, यदि R ओम के N रजिस्टेंस को समांतर में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा, R बटे N होगा।
तो ये नोट में जो बातें लिखी गई ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बाकी इधर की चीज़ें मिटाने के बाद मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मान लीजिए 2-2 ओम के, यहाँ पर जैसे मैं आपको बताऊं कि 2-2 ओम के 1, 2, 3 और 4, 2-2 ओम के हमने 4 रजिस्टेंस को हमने किस में लगा दिया, समांतर में, और इसको हमने जोड़ दिया एक साथ, और 2 टर्मिनल हमारे निकल के आ गए ए और बी। अगर पूछा जाए ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो एक तो निकालने का तरीका ये होता है कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ये जितने रजिस्टेंस रहेंगे उतनी की संख्या में ये क्या होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ये हमारा टोटल रजिस्टेंस 1/R बराबर 1/R1 का मान 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। इसको आप हल करेंगे तो दोस्तों 1/R बराबर ये जैसे आधा और आधा मिलके 1 हो जाएगा, प्लस ये आधा आधा मिलके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 1/R बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा दोस्तों। 1/2 का मतलब कितना होता है, 0.5, और ये किस में निकल के आएगा, ओम में। तो इतना कैलकुलेट करने से अच्छा है कि ये फार्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। R ओम माने जितने रजिस्टेंस का मान है वो सभी समान हो, चाहे जितनी भी संख्या में आपके समांतर में लगे हों, तो इस फार्मूले के हिसाब से R/N लिखेंगे। R का मान रेजिस्टेंस होता है तो 2, और इसकी संख्या कितना है, 4। 2/4 का मतलब 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होगा, 0.5। इस तरह से आप जो है टोटल रेजिस्टेंस का मान इस फार्मूले के सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बता दूं कि मान लीजिए कि जब 2 रजिस्टेंस आपके समांतर में लगे हों, 2 रजिस्टेंस आपके किस में लगे हों, समांतर में लगे हों। यहाँ पर देखिए 2 रजिस्टेंस जब समांतर में लगाए गए हों इस तरह से, ये R1 है और R2 है। अगर इसका टोटल रेजिस्टेंस अगर आपको पूछा जाए तो एक तो फार्मूला आप जानते हैं कि 1/R, जैसा कि यहाँ पर प्रूव करके बताया गया कि 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो 1/R बराबर क्या आएगा, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, R2 प्लस R1 बटे क्या होगा, R1 इंटू R2 के होगा। तो यहाँ पर हमको RT चाहिए, यानी टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, तो इसको आपने पलट दिया तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा, पलट आ जाएगा। 1/R1 इंटू R2 बटे क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए जब 2 रेजिस्टेंस समांतर में लगे हों तो उसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए दोनों का गुणा बटे दोनों का जोड़ कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, माने हमारे पास एक 6 ओम का और एक मान लीजिए 3 ओम का, यानी 6 ओम का और 3 ओम का रजिस्टेंस समांतर में जुड़े हैं। तो टोटल रजिस्टेंस अगर आपको बताना है तो इन दोनों का गुणा, यानी 6 × 3 बटे दोनों का योग, 6 3 9, तो 6 3 18/9, यानी कितना आ जाएगा, 18/9, यानी कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप जो है अलग अलग न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी किताब में दिया होगा, मैं भी आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाऊंगा। बाकी ये समांतर संयोजन के जो भी सवाल हैं आगे हम लोग देखेंगे। समांतर संयोजन में क्या क्या चीज़ें खास होती हैं वो मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा। समांतर संयोजन में जो हमारे टोटल रेजिस्टेंस होता है उसका मान परिपथ के सबसे जो छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम आता है। जैसे कि आप इस सवाल में देखिए, ये 6 ओम और 3 ओम, ये सबसे छोटा रेजिस्टेंस इसमें 3 ओम है, जो तुल्य प्रतिरोध का मान आया इससे भी कम आया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, समांतर संयोजन में क्या होते हैं, सभी वोल्टेज, सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और सप्लाई वोल्टेज के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी समांतर परिपथ में या समांतर सर्किट में वोल्टेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। समांतर परिपथ में सभी रेजिस्टेंस में धारा का मान अलग अलग होता है, और सभी धाराओं का योग जो होता है सप्लाई धारा के क्या होता है, बराबर होता है। इसके बाद एक चीज़ और मैंने आपको बताया था कि समांतर परिपथ में सभी रेजिस्टेंस में जो पावर लॉस होगा उसका योग सप्लाई पावर के क्या होता है, बराबर होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि समांतर परिपथ या पैरेलल सर्किट क्या होता है यह आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि संयुक्त यानी मिश्रित संयोजन क्या होता है। तो मिश्रित संयोजन कुछ नहीं, इसको आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों का ही क्या होता है, मिक्सचर यानी मिश्रण होता है हमारा क्या, मिश्रित संयोजन।
तो उसको भी आपको मैं बता दूं कि मिश्रित संयोजन आप कैसे निकालते हैं, कैसे देखते हैं। मिश्रित संयोजन कंपाउंड कॉम्बिनेशन। मिश्रित संयोजन में कुछ नहीं है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि यह हमारे 3 रेजिस्टेंस है, यह समांतर में है। यह मान लीजिए तीनों रेजिस्टेंस आपस में समांतर में है। इसके बाद हमारे कोई 2 रेजिस्टेंस हैं ऐसे, यह भी आपस में समांतर में है। इसके बाद ये हमारा कोई एक और रेजिस्टेंस है, ये ऐसे लगाया गया है। तो दोस्तों अगर इस चीज़ को ध्यान देंगे तो ये एक ऐसा परिपथ, यार यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं R1, R2, R3, R4, R5 और R6। यहाँ पर अगर इसको आप सप्लाई से लगा देंगे तो यह एक ऐसा परिपथ आपको दिखाई दे रहा है जिसमें हमारे पैरेलल सर्किट भी है और सीरीज सर्किट भी है। तो इसी तरह के परिपथ को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित कॉम्बिनेशन या मिश्रित संयोजन कहते हैं। इस पर अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं। आगे आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि कैसे हमारे समांतर में या श्रेणी में या कंपाउंड में हमारे जो भी हमारे परिपथ होते हैं वह कैसे हल करते हैं। तो अगर इतनी बातें अगर आपको समझ में आई होंगी दोस्तों, तो आगे की क्लास में हम लोग मिलेंगे। तो आपका वीडियो देखने के लिए मैं एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा। इसी तरह का वीडियो लेक्चर पाने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।